संसद के दूसरे बजट सत्र में आज राज्यसभा और लोकसभा में हो रहा है अहम विधायी कामकाज। रेल, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण सहित कई मंत्रालयों के कामकाज पर होगी चर्चा। देश और प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है सख्त कदम। प्रदेश में भी चलाए जा रहे हैं जागरूकता के लिए अभियान, कोविड टीकाकरण पर जोर। भानु गुट के किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने लखनऊ में कहा कि किसान आंदोलन कर रहे किसान नेता किसानों की जगह राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर कर रहे हैं काम। और आगरा में सेप्टिक टैंक सफाई करने गए 5 लोगों की जहरीली गैस से हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना, मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। संसद के दूसरे बजट चरण में आज राज्यसभा और लोकसभा में अहम विधायी कामकाज होगा। अगर राज्यसभा की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की वैक्सीन मैत्री पहल पर सदन में बयान देंगे। इसके साथ ही रेल, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। वहीं लोकसभा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निर्माणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। इसके साथ ही वर्ष 2021 और 22 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदान की बकाया मांगों को मतदान के लिए रखा जाएगा। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,45,284 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.56% पहुंच चुका है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 17,741 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं अब 3,50,64,536 लोगों का टीकाकरण हुआ है। कोविड महामारी को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए यूनिसेफ कई संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के लोग पंजीकरण करा रहे हैं और टीका लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए सभी ब्लॉक की आशा और एनएनएम को भी प्रशिक्षित किया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखी जा रही है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। अब तक 46,417 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हमारी जितनी भी यूनिसेफ की टीम है वो आशा एनएम के माध्यम से मिलकर गांव-गांव तक जा रही है। गांव में, शहरों में, मोहल्लों में हर जगह पहुंच रही है और लोगों को जागरूक करा रही है, लोगों को टीकाकरण के फायदे बता रही है। तो जिसका हमें काफ़ी अच्छा परिणाम पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही चलकर आ रहे हैं और अपना टीकाकरण करा रहे हैं। सर, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। जैसा मैं पहले महसूस करती थी नॉर्मली, वैसे ही महसूस कर रही हूँ। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो टोटली रॉन्ग है। हम लोग एजुकेट पीपल हैं यहाँ पे, हम लोग को खुद से समझना चाहिए और डिसीजन खुद से लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। टारगेट मार्च का जो मिला है शासन से वो 46,417। तो इस क्रम में अभी तक जो है करीब हम 6300 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। तो कंटिन्यू अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। अब जो है शासन का आदेश आया है कि ब्लॉक स्तर के जो PSCs हैं उसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लगेगा। अभी 3 दिन लग रहा था, सोमवार, बृहस्पति और शुक्रवार को। आरोग्य मेला है संडे को, वो ब्लॉक स्तर के PSCs और एडिशनल PSCs भी लगता है, तो हम उसमें भी वैक्सीनेशन कराएंगे। हाथरस में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। अभी तक कोविड नियंत्रण में जिला अच्छी स्थिति में है। कम से कम लोग इसके शिकार बने हैं और अधिक से अधिक लोग टीकाकरण करवाएं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। जनपद में 1,68,000 लोगों का टीकाकरण होना है, जिसमें 42,000 लोगों का अब तक टीकाकरण किया जा चुका है। कोविड वैक्सीन लगवाना है।
और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां सियासत अपने चरम पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में जब भाजपा के दिग्गज नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं तो वहीं तृणमूल कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस, एआईडीएमके और डीएमके समेत एनडीए और यूपीए के सभी दल जनता को रिझाने में लगे हैं। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी दंगल में मंगलवार को भी घमासान चला। एक ओर भाजपा स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दासपुर में गरजे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विष्णुपुर में रोड शो किया, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में कमान संभाली। रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्हें लगी चोट के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य के विकास को अनदेखा किया है। रक्षा मंत्री ने वायदा किया कि भाजपा सरकार बनने पर राज्य में कट मनी की राजनीति पर लगाम लगेगी। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा, बड़ी संख्या में लोग मारे जाए। किसी भी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी होती है अपने राज्य में वह हिंसा को रोके। भाजपा ने अपना मोर्चा खोलते हुए पार्टी अध्यक्ष ने कोतुलपुर में जनसभा की और राजनीतिक हिंसाओं का मुद्दा उठाया और राज्य में विकास करने के वायदे किए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में जनसभा कर दीदी के सार्वजनिक रूप से चंडी पाठ किए जाने पर चुटकी ली। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, टोलाबाजी का खेला शेष हो गए, तुष्टीकरण खेला शेष, गोटमनी खेला शेष, सब चीजों का खेला शेष हो गया है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असूल परिवर्तन के लिए चल पड़े हैं। इसको हमको एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा द्वारा स्वप्नदास गुप्ता को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर ट्वीट कर आपत्ति दर्ज की और कहा कि स्वप्नदास राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं और ऐसे में वे राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हो सकते। इसके बाद तारकेश्वर से भाजपा उम्मीदवार स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में चुनावी रैली कर एक बार फिर से चंडी पाठ किया और एक बार फिर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। কৃষকরা বসে আছে আজকে 6 মাস ধরে। किसान 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी मंत्री उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। सभी मंत्री यहाँ पर हैं बंगाल में। उन्होंने होटल बुक किया हुआ है और मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। टीएमसी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और टीएमसी के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पेछने। वहीं दक्षिण राज्य तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के निर्वाचन के लिए मुख्यमंत्री और सत्ताधारी अन्ना द्रमुक के नेता एडाप्पडी पलानीस्वामी ने 2 दिवसीय तूफानी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। ये राज्य के 17 जिलों में सेलम से शुरू होगा, थिरुवारूर में समाप्त होगा। वहीं राज्य में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के वायदे में भी सरकारी नौकरी का वायदा किया गया है। 500 युवाओं को नौकरी देने के लिए हर जिले में प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए टैक्स में छूट का भी वायदा किया गया है। दूसरी ओर केरल में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता उमान चांडी ने पुथुपल्ली से नामांकन भरा, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन में स्वास्थ्य मंत्री और सीपीआई-एम की नेता शैलजा ने मतानूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा के सभी 140 सीटों पर मतदान होगा। पंचायत चुनाव की गहमागहमी थोड़ी थमसी गई है। मतदाताओं के दरवाजे आने वाले प्रत्याशियों के पांव थोड़े ठिठक गए हैं, क्योंकि जो अभी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी थे उन्हें ये नहीं पता है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने 2015 को आधार वर्ष मानते हुए जो फैसला लिया है उसके बाद उनकी सीट
कौन सी होगी। लोग संशय में है कि आने वाले चुनाव में वे प्रत्याशी होंगे या नहीं। इस कारण बैनर, पोस्टर समेत मतदाताओं के दरवाजे दस्तक देने का क्रम भी टूट रहा है। अब सबकी निगाहें पंचायत चुनाव में होने वाले नए आरक्षण की लिस्ट पर टिकी हैं। उसके बाद ही चुनाव प्रचार शुरू हो पाएगा। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अब तक चुनाव में काफी पैसा खर्च कर दिया है। अब सभी को नई लिस्ट का इंतजार है। उसके बाद ही पंचायत चुनाव में रौनक दिखेगी। पहले जनसंपर्क जोरों शोरों से समर्थक प्रत्याशी सब जोर से लगे हुए थे। अब सामान्य स्थिति हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आने के बाद से सबकी निगाहें सीट पर है, आरक्षण पर है। इस चुनाव जब क्लियर होने से पहले जो क्लियर हुआ था उसमें काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी चहल पहल था, लेकिन इतनी समय बहुत ही शांति माहौल बना हुआ है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी, पर सीटों को लेकर संशय बनी है। अब जब सीटें क्लियर होंगी तब चुनाव में रौनक आएगी। अभी प्रत्याशियों में मायूसी है। पंचायत चुनाव तैयारी बढ़िया चल रही थी, काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन हाईकोर्ट की वजह से जो है थोड़ा सा माहौल समय रुका हुआ है। संशय बना हुआ है कि कौन सा सीट कब आएगा, और बाकी सब तो ठीक ही है। गांव, सड़क, चक्रोड इसी सब पे काम होना था, पानी पीने के लिए काम होना था। पता नहीं, हम तो कुछ नहीं खाई पी फ्री में वोट दे दे। गोंडा की 3 तलाक पीड़ित महिला यास्मीन ने संघर्ष के बूते एक नया मुकाम हासिल किया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। बेसिक शिक्षा स्कूलों के 3000 ड्रेस के सिलाई के काम मिलने से वो प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन समूह के माध्यम से हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है और आज हमारा परिवार अपने पैरों पर खड़ा है। जिले के अधिकारी भी यास्मीन के समूह की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अच्छा काम किया है। उनके प्रयास से कई महिलाओं के जीवन में प्रगति दिख रही है। जो 4 बेटियां पैदा हुई इसलिए नाराज हो गए। कहने लगे बेटियों की लाइन लगा दी, हम इतना खर्चा कहाँ से ला पाएंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे साथ में हम। इसलिए वो कहे कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम तलाक दे रहे हैं तुम्हें, हम जो है दूसरी शादी करेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माने और सब लोग एक साथ में चले गए, महाराष्ट्र रहने लगे। हमारे बच्चों को हमें भूखा छोड़ दिए हम मरने के लिए। बहुत हम मजदूरी कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे और पहले से सिलाई आती थी, तो इसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन ऐसे चले जब और मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। हमें एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जिसको जो है गरीब घर से 10 महिलाओं को हमने जोड़ा और हमारे साथ जुड़ी, और उन्हीं को लेके सन 2019 में हमें 2 स्कूल का काम मिला, जिसको लेकर हमारी घर का खर्चा चलने लगा, हम लोगों का रोजगार एक मिला। और सन 2019 में 3-4 हज़ार स्कूल का ड्रेस मिला और वो बनाए। उसी को लेकर हमारे बच्चे और परवरिश भी कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं और घर का खर्चा भी चला रहे हैं। हमारे गोंडा जनपद में जो UPSRLM स्कीम है, इसके अंतर्गत कई सारे स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। इसमें से एक हसनी हुसैनी स्वयं सहायता समूह है, जो कि हमारे कटरा बाजार ब्लॉक के सर्वांगपुर गाँव में है। इसमें यास्मीन नाम की महिला है जो समूह को लीड कर रही हैं और उनके द्वारा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया गया है। सिलाई का जो काम होता है, जो बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए दिया गया है, तो उसमें इन्होंने ड्रेस सिलाई का काम किया है इस समूह ने, और उनको करीब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें हुआ है। उन लोगों को जो सिलाई का पैसा मिला है, तो इन्होंने बहुत अच्छा, इससे इनको समृद्धि मिली है। किसान आंदोलन पर भानु गुट के किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि जो लोग अब किसान आंदोलन में हैं, वो पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से तिरंगा का अपमान किया गया, वो किसी भी स्थिति में जायज नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमने किसान के ऐसे संगठनों से अपने को अलग कर लिया है। जहां देश विरोधी नारे लगते हों, वो किसानों का आंदोलन कैसे हो सकता है। किसान आंदोलन अब, जैसे किसान आंदोलन में चिल्ला बॉर्डर पे हम भी थे और कुछ लोग थे टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। 26 तारीख को जो इन सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के लोगों ने जो दिल्ली में किया था, उससे असंतुष्ट होकर हमने ये निर्णय लिया कि अब इन लोगों के साथ आंदोलन में नहीं रहेंगे। इस समय
भाजपा की सरकार है। उन्होंने जो कानून बनाए हैं, इनकी ये अड़ है कि कानून वापस होने चाहिए। वार्ता हुई सरकार से, वार्ता में बनी नहीं। सरकार ने यह भी कहा कि हम 1.5 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, महीने नहीं 1.5 साल के लिए इनको लागू नहीं करेंगी। आप सोच लो, विचार कर लो। तो अभी नहीं बात बनी। बात क्यों नहीं बनी भैया जी? कि इनको बात बनानी नहीं थी, इनको किसानों के हित में कुछ नहीं करना था। इनको तो केवल अपनी उस कांग्रेसी फंडिंग पर, कांग्रेसी विचारधारा के साथ चलकर देश की सत्ता के खिलाफ लड़ना था। आगरा के फतेहाबाद में कल एक बड़ा हादसा हो गया। पुराने सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए उतरे 5 युवकों की जहरीली गैस से मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 सगे भाई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शौचालय के सेप्टिक टैंक के लिए 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। इस गड्ढे से कुछ दूरी पर पुराना सेप्टिक टैंक था जो भर चुका था। इससे रीस रहे पानी को रोकने के लिए ये लोग टैंक में उतरे थे। जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। एक व्यक्ति की टैंक में ही मृत्यु हो गई थी। शेष 4 की अस्पताल जाते समय मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। फतेहाबाद के परतापुरा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक व्यक्ति अपने सेप्टिक टैंक को बना रहे थे, जिसमें 5 व्यक्तियों के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल SN मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। सभी एक ही परिवार के हैं और एक व्यक्ति जो है, 4 व्यक्ति एक परिवार के हैं, एक व्यक्ति बगल के परिवार के हैं जो उन्हें बचाने आया था। सभी डेड बॉडी की जो पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और सभी जो मदद और सहायता जो है परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसमें भवनों, सड़कों, घाटों और गलियों को सजाया सवारा तो जा ही रहा है। अब स्मार्ट सिटी के तहत शहर के प्राथमिक विद्यालयों को भी मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। वाराणसी स्मार्ट सिटी बन रही है। शिक्षा और संस्कृति की नगरी काशी में इसी परंपरा को आधुनिक रूप देने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत राजघाट, पिसहरिया और महमूरगंज स्थित 3 प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों को इसी मॉडल पर विकसित करने की योजना है। जो स्कूल का ढांचा है पूरे शहर में, उसमें से कुछ स्कूल्स को मॉडल स्कूल की तरह छांटा जाए और उनको छांटने के बाद उस पूरे स्कूल का कायाकल्प किया जाए। इस कायाकल्प में जितनी भी वहाँ सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग उसकी होती है और एमिनिटीज़ में जैसे शौचालय हैं, रैंप है, उनमें शेड की व्यवस्था है, गार्डन की व्यवस्था है या बच्चों के लिए झूलों की आवश्यकता है, वो सारी वहाँ पे पूर्ति कराई जाए। शिक्षा विभाग के साथ इसको सप्लीमेंट किया जाएगा और शिक्षा की जो गुणवत्ता का स्तर है वो भी बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों का समावेश करते हुए हम लोग कुछ मॉडल स्कूल डेवलप कर सकें। योजना के तहत स्कूलों को विकसित करने के लिए 2 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इन विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण किया जाएगा ताकि निजी विद्यालयों को टक्कर दिया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो सके। स्मार्ट सिटी ने अपने CSR मद से एक बहुत बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम उठाया है कि हमारे शहर के 3 प्राथमिक स्कूलों को जो भी सुविधाएं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हैं उनको देने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और शीघ्र ही उनके चयन की कार्रवाई, टेंडर की कार्रवाई फाइनल होनी है, जो टेंडर प्रकाशित होगा। और स्मार्ट सिटी से जो हमारी वार्ता हुई है, मीटिंग हुई, उसमें निष्कर्ष निकल के आया है कि एक बिल्डिंग लगभग 2 करोड़ के आसपास की लागत से बनेगी। G+2 बिल्डिंग होगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाएं होगी जो कि हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। वाराणसी में शिक्षा की नींव को मजबूत और आधुनिक करने का यह प्रयास नई शिक्षा नीति के लिए भी नींव का पत्थर साबित होगा। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट स्कूल्स, ये प्राइमरी स्कूल जिनमें बच्चे आते हैं उनको भी स्मार्ट बनाना है, सारी सुविधाएं देनी है जो कि आधुनिक हैं, पढ़ाई के लिए भी और भवन के लिए भी। शिक्षक होंगे जो अंग्रेजी पढ़ाएंगे और इन बच्चों को आधुनिक बनाएंगे, देश के बारे में ऐसा बताएंगे जिससे देश का भी विकास हो और इन बच्चों का भी। कैमरा पर्सन रश्मि मौर्य के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम,
डीडी न्यूज, महमूरगंज, वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूनिसेफ के सौजन्य से चलाई जाने वाली प्रदेश सरकार की योजना ऑपरेशन कायाकल्प से सरकारी स्कूलों की दशा को बदल रही है। वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक के सगुना प्राथमिक विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। इस विद्यालय में जहां पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारी सुविधाएं हैं, वहीं बच्चों को निजी विद्यालयों की तुलना में उत्तम किस्म की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। स्कूल के प्रधानाध्यापक इश्तियाक अहमद बताते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अतिरिक्त जन सहयोग से भी विद्यालय में काफी उत्कृष्ट कार्य कराए गए हैं। निजी विद्यालयों के तर्ज पर स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को उत्तम किस्म की शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार की शिक्षा से इनके अंदर हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है और ये मन लगाकर पढ़ते हैं। इस योजना से सरकारी विद्यालयों की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। जब 2019 में मिशन प्रेरणा की शुरुआत हुई, उसी के क्रम में कायाकल्प की भी शुरुआत की गई थी। उसी के क्रम में फिर विद्यालयों में भी कायाकल्प स्टार्ट हुआ। उसके तहत विद्यालय में यहाँ पे पहले तो मल्टीपल हैंड वॉश बनाया गया। उसके बाद बच्चों के लिए जो शौचालय है और उसमें जो मूत्रालय है उसको डेवलप कराया गया। दिव्यांग शौचालय बनवाया गया। विद्युतीकरण किया गया। हर क्लास में 2-2 पंखे, लाइट की व्यवस्था की गई और बहुत सारे अन्य काम किए गए। कायाकल्प योजना के तहत बच्चों को जो सुविधाएं हो गई हैं, इनको मतलब ये जो बेंच कुछ जो बैठने की सुविधा हो गई है और हमारे यहाँ प्रोजेक्टर भी है। इसके माध्यम से बच्चों को अगर जो नहीं समझ पाते उनको हम लोग पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं या फिर प्रिंट रिच मटेरियल जो लगाया गया हम लोगों में, बच्चे उससे देख के सीखते हैं और उसको पहचानते हैं चित्रों के माध्यम से हैं। कि सरकारी विद्यालयों के बारे में जो लोगों का नज़रिया है उसको बदलना है और हमारे सारे अध्यापकों ने मिलकर जो है उसका जो है प्रयास किया। प्रयास का परिणाम यह है कि लोगों से सहयोग मिलता रहा। ऑपरेशन कायाकल्प यूनिसेफ तो हमारे पास जो शासन ने निर्धारित किया 14 पैरामीटर्स, तो हम लोग उसको तो पार कर लिए। उसके अलावा और भी करीब 18 पैरामीटर हम लोगों ने जो है, और सबसे बड़ी बात खुशी होती है प्रदेश शासन की जो है कि उन्होंने जो है इतनी सुविधाएं अब सरकारी स्कूलों में दे दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जो विश्वास एक बार गार्जियंस का, अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से हटा हुआ था, अब काफ़ी बहुत तेज़ी से सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ा है। बहुत सी संख्या बढ़ी। झांसी में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर राजकीय संग्रहालय में जारी प्रदर्शनी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लालजी प्रसाद निर्मल, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने कहा कि झांसी में आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वीरों की धरती है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने वीर पुरुषों के संघर्ष को जानने के लिए लोगों को ऐसी प्रदर्शनी में आना चाहिए जिससे वो अपने बीते हुए कल से सीख ले सकें। इस अवसर पर लोकगीतों, लोक कलाओं तथा प्रचार माध्यमों से अमृत महोत्सव के अंतर्गत विरासत को लोगों तक पहुंचाने और सजोने का काम किया गया। गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए यह आवश्यक है कि जलीय जीव जंतु से पर्याप्त संख्या में विचरण करते रहें। प्रदूषण से मुक्ति में मछलियों का बड़ा योगदान है। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रयागराज के अरैल में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मत्स्यिकी संस्थान सिफरी ने गंगा में मछलियों को छोड़कर सफाई अभियान के लिए काम शुरू किया है। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने गंगा को साफ कैसे रखा जाए इस पर अपने विचार रखे। नदी में जैव विविधता बनी रहे इसके लिए आसपास के रहने वाले लोगों को प्रेरित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि गंगा नदी में मछलियों का शिकार न करें जिससे गंगा अविरल और निर्मल बनी रहे। मछलियां गंगा नदी में संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। इसमें मछुआरा समाज के ज़्यादातर लोग रहे क्योंकि हम सब उनको ही जागरूक कर रहे थे। आज 15,000 मछलियों को गंगा नदी में डाला गया, कतला, रोहू, नैन, और लोगों को जागरूक किया गया कि छोटी मछलियों को ना मारें। यदि छोटी मछली पकड़ में आ जाती है जाल में तो उसको वापस गंगा में डाल दें। वो स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ गंगा का आज जो जल अमृत समान है वो उनकी ही भूमिका है, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सब इसका जरूर ध्यान रखें। कार्यक्रम था नमामि गंगे के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हम लोग सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से 15,000 रोहू, कतला, नैन, ये जो प्रमुख भारतीय कार्प मछली है इसको गंगा नदी में आज छोड़े हैं, जिससे कि यहाँ की गंगा नदी की जैव संपदा का संरक्षण और संवर्धन होगा।
बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र में विकास के लिए काम करना शुरू किया है। महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर अपना एवं अपने परिवार का विकास करें। जिले में अब तक 60,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आय बढ़ी है। महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर देश की तरक्की में हिस्सेदार बनी है। ये देश और प्रदेश के विकास के लिए शुभ संकेत है। गरीबी के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे समूह में महिलाएं जुड़ी हैं तो उनका गरीबी हट रहा है और आगे बढ़ रही है रोजगार करके। और समूह से हमने कई महिलाओं को रोजगार भी करवाया और हमारे यहाँ 16 समूह चल रहे हैं और हमने 16 समूह को देख रही हूँ और समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ। मैंने 300 महिलाओं को जागरूक किया है। हमारे यहाँ पे जो समूह चल रहे हैं वो महिलाएं आज के दौर पे आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुकी हैं और अपनी आजीविका से जुड़ चुकी हैं। और हमारा NRLM में जो समूह चल रहा है उसमें काफ़ी रोजगार, जैसे कि वो नर्सरी चला रही हैं, LED बल्ब बना रही हैं, मसाला और सिलाई कर रही हैं, स्कूल के ड्रेसेस सिल रही हैं, जिससे वो अपनी स्थिति में मजबूती लाई हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर बनी हैं। बैंक सखी के कार्य कर रही हूँ और सारी महिला का सहयोग करती हूँ। सारी महिला जब आती हैं बैंक पे तो उनका मदद करती हूँ, जमा पर्ची, निकासी पर्ची, यही सब भरती हूँ। वाराणसी में 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का कल समापन हो गया। भगवान शिव की नगरी में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर लोक कला और लोक संगीत के माध्यम से भगवान शिव के कई गुणों का वर्णन किया गया। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु का शहर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि काशी के शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने प्रतिष्ठित उत्सव में गाने का निमंत्रण मिला है और काशी आना तो हर बार एक मन की एक कामना पूरा होने जैसा है, प्रार्थना के पूर्ण होने जैसा है, देवता के प्रसन्न होने जैसा है, गुरु की नगरी है। और अब की बार ये उत्सव थोड़ा विशिष्ट है क्योंकि लंबा है पिछले के बनिस्बत और काशी के सारे कलाकारों को अब की बार प्रतिनिधित्व मिला है। ये महोत्सव पिछले 2 सालों से इसकी नींव रखी गई है और जितनी खूबसूरती से इसका आयोजन एवरी ईयर कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे दर्शक दरगाह भरा हुआ है और एक से एक बड़े तमाम बड़े कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया है। मंडी जिले के जोगेंद्रनगर के रहने वाले रामस्वरूप शर्मा लगातार दूसरी बार सांसद बने। वो लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। सांसद बनने से पहले वे मंडी जिले के बीजेपी के सचिव और फिर हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सचिव थे। उनकी मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत व्यथित हूं। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं व दिवंगत आत्मा की शांति के लिए इस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद के दूसरे बजट सत्र में आज राज्यसभा और लोकसभा में हो रहा है अहम विधायी कामकाज। रेल, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण सहित कई मंत्रालयों के कामकाज पर होगी चर्चा।
देश और प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है सख्त कदम। प्रदेश में भी चलाए जा रहे हैं जागरूकता के लिए अभियान, कोविड टीकाकरण पर जोर। भानुगुट के किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने लखनऊ में कहा कि किसान आंदोलन कर रहे किसान नेता किसानों की जगह राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर कर रहे हैं काम। और आगरा में सेप्टिक टैंक सफाई करने गए 5 लोगों की जहरीली गैस से हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना, मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए देने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।